हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के सभी नियमित विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में हार्दिक स्वागत। इस शैक्षणिक सत्र की यह पहली कक्षा है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि एमए प्रीवियस और फाइनल इकोनॉमिक्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में हम 3 लोग एडमिन के रूप में जुड़े हुए हैं। प्राचार्य महोदय स्वयं इस ग्रुप के अंदर हैं, प्रोफेसर सुप्रतीक पाठक। दूसरा मैं डॉक्टर एम आर सिंघारिया, जो कि आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। और तीसरे प्रोफेसर धीरज पारिक, जो कि 5th पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। और पाठक सर एमए प्रीवियस की क्लास में जो स्टैटिक्स का पेपर है वो पढ़ाएंगे, क्वांटिटेटिव स्टैटिक्स का। आज हम सर्वप्रथम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो शुरुआत होती है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। जो कच्चा माल और निर्मित वस्तुएं और सेवाएं जो है उसका एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सबसे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ सिद्धांत दिए थे। सिद्धांत क्या, बल्कि उन्होंने कुछ चीज़ें, कंसेप्ट समझाए थे। उसमें वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी शर्तों को एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कि एक राष्ट्र को किस प्रकार से व्यापार करने से लाभ हो सकता है और इस प्रकार के विनिमय जो है वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में संभव है। जो नए सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आए उसमें सरकारी कार्यवाही को शामिल किया गया, उद्योगों को शामिल किया गया और इस तरह के विनिमय को शामिल किया गया जिससे कि दोनों देशों में आवागमन बढ़े और वस्तुओं और सेवाओं को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भेजा जा सके और वहाँ से मंगवाया जा सके। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है वो पूरा देखा गया था। अब जो क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मर्केंटालिज्म, जो कि वाणिज्यवाद कहलाता है। 16वीं शताब्दी के पूर्व की बात है ये। इन्होंने व्यापार के बारे में विचार दिए थे। कई राष्ट्रों के जो वाणिज्यवादी विचारक थे उन्होंने अपने अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए जो विचार दिए थे, उन विचारों का एक संग्रह जो है वो वाणिज्यवाद कहलाता है। उस जो वाणिज्यवाद है उसका मुख्य बात यह था कि किस प्रकार से एक राष्ट्र प्राप्त कर सकता है। एक राष्ट्र तभी प्राप्त करेगा जब दूसरे राष्ट्र को नुकसान होगा। अदर कंट्रीज गेन इज आवर कंट्रीज लॉस। अगर अपने देश से कोई दूसरा देश प्राप्त करता है तो हमारा नुकसान है, और अगर हमको लाभ प्राप्त करना है तो हमें किसी न किसी दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा करके ही अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके पश्चात के जो फ्री ट्रेड थ्योरीज है वो काफ़ी प्रचलित है, जैसा कि एडम स्मिथ ने दिया एब्सोल्यूट एडवांटेज, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत 1776 में जो उनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस से। फिर कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत आया, डेविड रिकार्डो ने 1817 में दिया था। फिर बाद में स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बेनिफिट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इकोनॉमिक्स। इसके अंदर भी जैसे कि हैबरलर का सिद्धांत है वो शामिल किया जाता है, जे.एस. मिल का सिद्धांत है वो शामिल किया जाता है। अगले फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया
और उस मुक्त व्यापार की नीति के अंदर जो मुख्य सिद्धांत है वो है फैक्टर प्रोपोर्शन का, यानी साधन आनुपातिकता का, जो कि हेक्सचर ऑहलिन ने दिया था 1919 के अंदर, काफ़ी प्रचलित सिद्धांत है। फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो रे वर्णन का सिद्धांत है, बहुत ही आधुनिक सिद्धांत है, 1966 के अंदर जो आया था। अब इसके अंदर जो नए सिद्धांत हैं उनमें जो था कि एक इंडस्ट्री अगर किसी भी वस्तु के निर्माण में विशेषीकरण हासिल करती है तो वो अपने पैमाने का विस्तार करती है, जिससे कि उसकी प्रति इकाई लागत में कमी आती है। पैमाने की मितव्यताएं मिलने के कारण और विश्व की मांग अगर उसको सपोर्ट करती है तो कुछ फर्में जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के रूप में डेवलप हो सकती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि। और वो राष्ट्र जो कि पहले से एंट्री कर चुके होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो कि पहले से उसके अंदर एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि उनको पैमाने की मितव्यताओं का लाभ मिल जाता है। अर्थात फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहले किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रवेश करता है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि वो दूसरे जो फर्में उसके अंदर प्रवेश करती है उसके लिए वो बैरियर बन जाता है। बैरियर इसलिए बन जाता है कि उसको वो कंपटीशन करना पड़ता है प्राइस का, जो कि वो पहले से उसके अंदर एस्टेब्लिश्ड है तो वो कम से कम कॉस्ट पर उत्पादित कर सकता है, लेकिन दूसरी फर्में जब प्रारंभिक अवस्था में होती है तो वो उस कॉस्ट पर उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाती है। ग्लोबल स्ट्रेटजीज राइवलरी, फर्म्स गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर के द्वारा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप एक्सपीरियंस, उनका अनुभव हो जाता है और उनको पैमाने की मितव्यताएं मिलती है। फिर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है पोर्टर का 1990 का, वो भी सिद्धांत जो है वो इसी ट्रेड थ्योरीज के अंदर ही आता है, न्यू ट्रेड थ्योरीज के अंदर आता है। तो ये तो था सारा इतिहास कि इंटरनेशनल ट्रेड के कंसेप्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ कहाँ से ये सब चीज़ें आ सकती है और इसके अंदर कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रेड के सिद्धांत इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम मुख्य सिद्धांत जहाँ से शुरुआत होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो है मर्केंटालिज्म और न्यू मर्केंटालिज्म। इसके ऊपर विशेष टिप्पणी तैयार करना चाहते हैं। वाणिज्यवाद और नव वाणिज्यवाद, ये 1500 से 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच के पीरियड के अंदर हुआ था। ये थॉमस मन नाम के अर्थशास्त्री पहले अर्थशास्त्री थे जो कि सबसे प्रभावशाली वाणिज्यवादी लेखक के रूप में कहा जाता है उनको। वो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने मर्केंटालिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ पढ़ा, इसलिए ये कहा जाता है कि थॉमस मन जो है वो सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कि मर्केंटालिज्म के बारे में बातें कही। एक्चुअल में मर्केंटालिज्म कोई एक अर्थशास्त्री का नाम नहीं है। सभी राष्ट्रों के अंदर जो लोग लिखने वाले थे, उन सभी लिखने वाले लोगों के जो लेटर्स थे उसके अंदर जो मुख्य बात थी उन सब बातों को शामिल करते हुए वाणिज्यवाद का सूत्रपात होता है। और उसकी मुख्य बात ये थी कि एक्सपोर्ट मोर, यानी निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इंपोर्ट कम से कम कीजिए। ऐसा करने से एक राष्ट्र के पास में संपत्ति बनी रहेगी, यानी इससे एक राष्ट्र धनवान बना रहेगा और शक्तिशाली बना रहेगा। और अगर उसको धनवान या शक्तिशाली बना रहना है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक होना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक जो है वो निर्यात करने से बढ़ता है, क्योंकि आयात का गोल्ड और सिल्वर के रूप में भुगतान किया जाता था और निर्यात का गोल्ड और सिल्वर के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाता था। अगर किसी राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर प्राप्त करना है, जो कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको शक्तिशाली बनना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट सरप्लस वुड देन बी सेटल्ड बाय एन इनफ्लो ऑफ बुलियंस, उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर उसका इनफ्लो बढ़ेगा और
प्रीशियस मेटल्स यानी कीमती जो धातुएं हैं उनका स्टॉक बढ़ेगा, जो कि मूल रूप से गोल्ड और सिल्वर कहा जाता है। जब किसी राष्ट्र के पास ज़्यादा धन सोने और चांदी के रूप में होगा तो वो राष्ट्र जो होगा अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को यह करना है कि राष्ट्र किस प्रकार से अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करे, और वो आयात को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है ताकि उसको कम से कम जो है ना भुगतान करना पड़े। और पर्टिकुलरली वो ये चाहते थे कि इंपोर्ट ऑफ लग्जरी कंजप्शन गुड्स को बैन कर दिया जाए, या उसका कम से कम लग्जरी कंजप्शन गुड्स को कम से कम आयात किया जाए। However, since all nations could not simultaneously have an export surplus, हालांकि सभी राष्ट्रों के पास इस प्रकार का एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होता था, the amount of gold and silver was fixed at any particular point of time. किसी भी राष्ट्र के पास कितना गोल्ड और सिल्वर होगा वो भी एक स्थिर राशि हुआ करती थी। एक देश कैन गेन ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशंस, यानी किसी भी राष्ट्र को तभी लाभ प्राप्त होगा जबकि दूसरे राष्ट्र में जो है वो खर्चा अधिक से अधिक होगा, यानी उसके द्वारा निर्मित वस्तु की दूसरे राष्ट्रों में मांग अधिक होने पर ही वह राष्ट्र अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मर्केंटलिस्ट जो है वो यही बात कहते थे कि राष्ट्रवाद के लिए एक नेशन का जो इंटरेस्ट है वो यही होना चाहिए कि वो अधिक से अधिक निर्यात करे और कम से कम वस्तुओं का आयात करे। उनके हिसाब से यही राष्ट्रवाद था। जीरो सम, दूसरा जो पहला तो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करे और कम से कम जो है वो आयात करे। दूसरा उनका था जीरो सम वर्सेस पॉजिटिव सम गेम व्यू ऑफ द ट्रेड। जीरो सम गेम यह कहलाता है कि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सारी आर्थिक गतिविधियों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। और वो ये कहते थे कि राष्ट्रवाद यही है कि ए नेशन कुड गेन इन ट्रेड ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशंस, दूसरे राष्ट्रों के खर्च पर ही एक राष्ट्र अपने आप को प्राप्त कर सकता है। जीरो सम गेम का मतलब यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति को लाभ होता है तो उसमें शामिल किसी दूसरे व्यक्ति को उतना ही नुकसान होगा, तो वो गेम जो होता है वो जीरो सम गेम कहलाता है। किसी एक व्यक्ति को 20% का फ़ायदा होता है तो उसी प्रक्रिया के अंदर, उसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व दूसरे व्यक्ति को 20% के बराबर नुकसान होता है, तो इसको हम जीरो सम गेम कहते हैं। और मर्केंटलिज्म जो है या वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री या आर्थिक विचारधारा ये मानती है कि अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो दूसरे राष्ट्र को, आपको जितना अधिक लाभ प्राप्त करना है दूसरे राष्ट्र को उतना ही अधिक नुकसान होना चाहिए। अगर उसको नुकसान नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं हो सकता। उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू अचीव अ सरप्लस इन एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट इंटरवीन से ही निर्यातों के अंदर सरप्लस प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वो क्या कि जो वाणिज्यवादी विचारक थे वो सभी राजाओं के आसपास ही काम करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि राजा किस प्रकार से समृद्धिशाली हो और उसका साम्राज्य का विस्तार अधिक से अधिक कैसे हो, इन सब चीज़ों पर वो विचार करते थे। तो वो कहते थे कि अगर राजा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा और उसके ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होंगे तो वो खुश रहेगा और उसके साम्राज्य का विस्तार होगा। और वो अनहैप्पी कब रहेगा, जब डोमेस्टिक गुड्स स्टे एक्सपेंसिव एंड ऑफ लिमिटेड वैरायटी। उस पक्ष का दूसरा पक्ष यह है कि उनके पास लिमिटेड वैरायटी होती है तथा डोमेस्टिक जो वस्तुएं होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। अब जो नियो मर्केंटलिज्म है यानी नव वाणिज्यवादी जो व्यवस्था है जो इन दिनों चल रही है, उसमें यह है कि प्रोडक्शन का संरक्षण कर दिया जाता है, यानी कुछ वस्तुएं खरीदी जाएगी और कुछ वस्तुएं नहीं खरीदी जाएगी, कुछ वस्तुएं अपने राष्ट्र के अंदर की निर्मित है उन्हीं को खरीदनी है। तो इस प्रकार का प्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो सरकारें लागू कर देती है और उस सिस्टम के तहत जो वस्तुएं देश के अंदर निर्मित होती है उन्हीं को खरीदना पड़ता है। ऐसा सरकारें नियम बना सकती हैं। सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी शील्डेड शॉर्ट टर्म, और
कुछ वस्तुओं को अल्पकाल के लिए बैन कर दिया जाता है, कुछ वस्तुओं को अल्पकाल के लिए खोल दिया जाता है, कुछ का प्रशुल्क बढ़ा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो न्यू मर्केंटालिज्म के अंदर ही आती है कि हमें कौन सी वस्तुओं का खरीद जो है वो किस तरीके से करनी है, यानी कम से कम बाहर की वस्तुओं को खरीद करने के लिए जो सरकारों के द्वारा संरक्षणवाद की नीति अपनाई जाती है, जो प्रशुल्क की नीति अपनाई जाती है, या जो आयात कोटा अपनाया जाता है, वो सब नव वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा के भाग हैं। इस प्रकार से आज हमने जो वाणिज्यवादी विचारधारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, उसके ऊपर डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो के अंदर हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।